और इसके बाद खबरें विस्तार से। लखनऊ से खबर सामने आ रही है, हिंदू महासभा के तौकीर रजा पर हमला। शिशिर चतुर्वेदी ने तौकीर रजा पर बोला हमला। यूपी का माहौल खराब करना चाहते हैं तौकीर। यूपी का माहौल खराब करना चाहते हैं तौकीर। उत्तराखंड के बाद यूपी का माहौल खराब करने की कोशिश। उत्तराखंड के बाद यूपी का माहौल खराब करने की कोशिश। यूपी का माहौल खराब करना चाहते हैं तौकीर रजा। लखनऊ से अहम जानकारी, हिंदू महासभा ने तौकीर रजा पर किया हमला। हिंदू महासभा का तौकीर रजा पर हमला। शिशिर चतुर्वेदी ने तौकीर रजा पर बोला हमला। शिशिर चतुर्वेदी ने तौकीर रजा पर बोला हमला। उत्तराखंड के बाद यूपी का माहौल खराब करने की कोशिश। उत्तराखंड के बाद यूपी का माहौल खराब कर रहे हैं तौकीर रजा। वर्ग विशेष के द्वारा राम जन्मभूमि पे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम एवं काशी में पूजा के अधिकार को मिलने के बाद उत्तराखंड का और अब उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे तत्वों पे धामी जी की सरकार रास्ता लगाने की बात कर रही है। दूसरी तरफ कल उत्तर प्रदेश में मौलाना तौकीर रजा और उनके साथियों ने निर्दोष राहगीरों को धर्म से चुन करके उनको मारा, उनको पीटा, उनकी गाड़ियां तोड़ी, एक अराजकता का माहौल फैलाने का प्रयास किया। तो मैं आदरणीय योगी जी की सरकार से निवेदन करता हूं कि ऐसे अराजक तत्वों से जो निर्दोष हिंदुओं को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनकी गाड़ियां तोड़ रहे हैं, ऐसे लोगों पर सख्ती के साथ कार्रवाई करे, नहीं तो ये आने वाली समय में ये विशालकाय रूप ले सकती है और प्रदेश का माहौल को खराब कर सकती है। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हिंदू महासभा ने तौकीर रजा पर किया है हमला। शिशिर चतुर्वेदी ने तौकीर रजा पर उठाए सवाल। यूपी का माहौल खराब करना चाहते हैं तौकीर रजा। उत्तराखंड के हल्द्वानी के बाद यूपी में भी माहौल खराब करने की कोशिश। उत्तराखंड के बाद यूपी में माहौल खराब करने की कोशिश। तो तौकीर रजा के भड़काऊ बयान के बाद जिस तरह से बरेली में हिंसक घटना को अंजाम दिया गया, उस पर सवाल हिंदू महासभा ने उठाया है। तौकीर रजा पर हमला बोला गया है। शिशिर चतुर्वेदी ने तौकीर रजा पर हमला बोलते हुए सवाल उठाए हैं। यूपी का माहौल खराब करना चाहते हैं तौकीर रजा। और इसी खबर पर लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद आसिफ लाइव जुड़ चुके हैं। जी मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है, हिंदू महासभा ने तौकीर रजा पर सवाल उठाए हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है आपको? बिल्कुल बता दूं कि जिस तरह से तौकीर रजा का बयान आया और बयान के बाद बरेली में लगातार जो है कानून व्यवस्था बिगड़ती दिखाई दी। हालांकि पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया और इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई। लेकिन जिस तरह से हल्द्वानी घटना को लेकर तौकीर रजा ने जो बयान दिया, उनको सोच समझकर बयान देना चाहिए था, क्योंकि उनके इस बयान से कहीं ना कहीं जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है बिगड़ सकता था। लेकिन अब जो है इस मामले में मौलाना तौकीर रजा और उनके जैसे लोगों पर कार्रवाई को लेकर हिंदूवादी नेता मुखर हो गए हैं और हिंदूवादी नेताओं का कहना है कि इसी तरह के बयान से पिछले दिनों कई और इस मामले में कमलेश तिवारी की बात अगर करें तो कमलेश तिवारी को भी जोड़कर हिंदूवादी नेता ने बयान दिया है कि बयानबाजी के चलते ही कहीं ना कहीं जो है कानून व्यवस्था बिगड़ी थी और कमलेश तिवारी की हत्या हुई थी। तो कुल मिलाकर हिंदूवादी नेता ने जो है ऐसे भड़काऊ बयानबाजी देने वाले लोगों पर एक्शन लेने की बात कही है और कहा है कि इस पर अंकुश लगना चाहिए। और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से हिंदूवादी नेता ने मांग की है कि इस मामले में कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए, क्योंकि इस तरह से बयानबाजी अगर आती रही तो आने वाले समय में लॉ एंड ऑर्डर को भी खतरा हो सकता है। जी बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, इस पूरे मामले में जानकारी है कि 50 से 60 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। कार्रवाई को लेकर अब क्या कुछ हो रहा है और साथ ही साथ तौकीर रजा के अलावा क्या
अन्य लोगों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, बता दूं कि तरीका तौकीर रजा के बयान के बाद स्थिति बरेली में बिगड़ चुकी थी, जिसको खुद डीजीपी प्रशांत कुमार ने मॉनिटरिंग किया और वहां पर सख्त से सख्त कार्रवाई का निर्देश भी दिया और डीजीपी के निर्देश पाते ही बरेली पुलिस पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गई और इस मामले में 50 से 60 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है और इस मामले में मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार भी किया गया था। हालांकि उन्हें मुचलका देते हुए रिहा कर दिया गया और बता दूं कि इस मामले के बाद अब जो है बरेली पुलिस ने जो आरोपित है उनकी तरफ से भी क्रास FIR दर्ज कर लिया गया है की जानकारी आ रही है और अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले में जो विवेचना होती है आखिर गलती किसकी थी और गलती साफ तौर पर जाहिर भी है कि मौलाना तौकीर रजा ने हल्द्वानी घटना को लेकर आग में घी डालने का काम किया और जिस तरह से यूपी अलर्ट रखा गया था, धारा 144 भी लगाई गई है और साथ ही साथ बता दूं कि यूपी में जी मोहम्मद आसिफ, बरेली के ताजा हालात की बात करें तो क्या कुछ हालात है, क्या कुछ इंतजाम पुलिस के द्वारा किए गए हैं? जी बिल्कुल, बरेली में कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो इस मामले में पुलिस ने दोनों तरफ से FIR कर लिया है और साथ ही साथ अराजक तत्वों पर पैनी नजर रखी जा रही है और इसके अलावा मौलाना तौकीर रजा जैसे भड़काऊ भाषण देने वालों पर पूरी तरह से नजर रखी जा रही है। उनकी हर गतिविधियों पर पुलिस की पैनी नजर है और साथ ही साथ जो खुफिया विभाग है वह भी अलर्ट हो गया है। एलआईयू पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही है। जो है बरेली के एसपी का कहना है कि अब स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है और जो कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा और साथ ही साथ बरेली के डीएम ने भी कड़ी चेतावनी दी है और सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए ही उन्माद फैलाने की कोशिश की जाती है, तो सोशल मीडिया पर भी अब पुलिस की पैनी नजर हो गई है और संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च भी किया गया और साथ ही साथ चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती भी की गई है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जिस तरह से यूपी पुलिस ने एक्शन लिया और मामले को पूरी तरह से काबू में किया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था, अनहोनी घटना हो सकती थी, लेकिन ऐसे में यूपी पुलिस पूरी तरह एक्टिव जी। इसके अलावा मोहम्मद आसिफ, घटना में घायल हुए लोगों की फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल, बता दूं कि इस मामले में कुछ लोग मामूली रूप से घायल हुए थे और तस्वीरों में भी आया था कि पुलिस ने जो उपद्रवी थे उन पर काबू करने के लिए हल्का बल भी प्रयोग किया और साथ ही साथ जो पत्थरबाजी हुई थी तो उसमें कुछ लोगों को मामूली चोटें आई थी, जिन्हें जिला प्रशासन की तरफ से जो है अस्पताल पहुंचाया गया, उनका उपचार चल रहा है और उनकी स्थिति जो है ठीक है। कोई स्थिति के बारे में कहा जा सकता है कि चोटें गंभीर नहीं थी। फिलहाल जो है जो डॉक्टरों की टीम है वह पूरी तरह से नजर रखी हुई है और इसके अलावा यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो है साफ तौर पर निर्देश भी दिया है कि जो घायल है उनका समुचित उपचार किया जाए और साथ ही साथ जो अराजक तत्व है उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए और साथ ही साथ पुलिस जो है पूरे मामले पर पैनी नजर रखेगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से हल्द्वानी की घटना के बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों को अलर्ट मोड पर रखा गया था, लेकिन बरेली की घटना हुई है, आसपास के इलाकों की यदि बात करें तो किस तरह से पुलिस सतर्क नजर आ रही है? जी बिल्कुल, बता दूं कि जिस तरह से हल्द्वानी में घटना हुई, हल्द्वानी में कई लोग घायल हुए, 5000 लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई गई है, 19 नामजद हैं और 5000 जो है अज्ञात हैं। इस घटना को यूपी सरकार ने पूरी तरह से सीरियसली लिया और यूपी में अलर्ट भी जारी किया गया। जो हल्द्वानी उत्तराखंड जो है प्रदेश से सटे जो जिले हैं यूपी के, वहां पर पूरी तरह से मुस्तैदी दिखाई गई, पुलिस पूरी तरह से एक्टिव रही और हर आने जाने वाले वाहनों की सघन तलाशी भी कराई गई। तो इससे कहा जा सकता है कि पूरी तरह से बॉर्डर एरिया में पुलिस पूरी तरह से एक्टिव रही। वहीं अगर बात करें राजधानी लखनऊ और अन्य
जिलों में तो कल जुमा भी था। जुमे की नमाज को देखते हुए पुलिस मस्जिदों के बाहर भी तैनात रही और साथ ही साथ जो है अराजक तत्वों पर नजर रखने के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी नजर रखी रही। और इस मामले में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने देर शाम डीसी प्रशांत कुमार के साथ बरेली के अधिकारियों और अन्य जिलों के एसपी के साथ जो संवेदनशील जिले हैं, कहा जा सकता है कि अयोध्या, काशी और मथुरा के जिलाधिकारी और एसपी के साथ जो है डीसी के जरिए उनसे कानून व्यवस्था का जायजा लिया और साथ ही साथ जो है अराजक तत्वों पर नजर रखने का निर्देश दिया। जी मोहम्मद आसिफ, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। केंद्र सरकार की तरफ से पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह, पूर्व पीएम नरसिम्हा राव और कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है, जिसको लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 3 विभूतियों को भारत रत्न दिया जा रहा है, जिसकी खुशी देश के किसान भी मना रहे हैं। देश के मानवेंद्र लोग भी इस खुशी को मना रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के राम मंदिर में ना जाने को लेकर कहा है कि समाजवादी पार्टी को भगवान की कृपा से वंचित रहना है तो समाजवादी पार्टी का रोग है। 24 में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतेगा। सर्कल अयोध्या की तैयारी है, सभी लोग जा रहे हैं साथ में। हाँ, हम आपको भी ले चलना चाहते हैं, अगर आप चलें तो आपको भी ले चलेंगे। सर, आरएलडी और उसके विधायकों या सभी विपक्षी दल के, लेकिन समाजवादी पार्टी के नहीं शामिल हो रहे हैं। अब अगर समाजवादी पार्टी को भगवान की कृपा पाने से वंचित रहना है तो ये समाजवादी पार्टी का रोग है। अन्यथा कई बार होता है व्यक्ति को जीवन में अवसर, जब ऐसी कोई परिस्थिति होती है। एक तो समाजवादी पार्टी वैसे भी राम भक्तों की हत्या की आरोपी पार्टी है। 22 जनवरी 2024 को श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकराने वाली पार्टी है। अब अगर 11 तारीख को कोई दल के लोग नहीं जा रहे, सभी दोनों सदनों के माननीय सदस्य जा रहे हैं, तो उसमें भी जाने से मना करने का मतलब एक ही है कि समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी बनने का फैसला स्वयं कर लिया। कल जो तीन भारत रत्न का देश के सर्वोच्च सम्मान का ऐलान हुआ है, उसकी खुशी देश के किसान भी मना रहे हैं। देश के जो तमाम ऐसे मानिंद लोग हैं वह भी मना रहे हैं। और प्रदेश में जो एक तरह से व्यवस्था परिवर्तन करने वाले श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी को जिस प्रकार से भारत रत्न का सम्मान दिया गया है, उसके कारण से खुशी की लहर है। इस वक्त एक चर्चा जोरों पर है कि आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं, जिसको लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि बीजेपी ऐसे सभी भाई बहनों का स्वागत करती है जो भारत माता के प्रति बीजेपी की रीति नीतियों पर भरोसा करते हैं। हम सबका स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसे सभी भाई बहनों का स्वागत करती है जो भारत माता के प्रति भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों में भरोसा रखते हैं। हम सबका स्वागत करते हैं। जयंत चौधरी के एनडीए का हिस्से बनने की चर्चा पर सपा नेता शिवपाल यादव का बयान सामने आया है। शिवपाल यादव ने कहा है कि चौधरी चरण सिंह ने किसानों की लड़ाई लड़ी है और ये इतना आसान नहीं है। जयंत जी को समझना चाहिए कि किसानों की लड़ाई इतनी आसान नहीं है। छोटे छोटे दल बीजेपी में गए हैं, उनका हाल देख लीजिए, वो कहीं के नहीं रहे हैं। पूरे देश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। जब अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता है तो जनता सड़कों पर आएगी। देखिए, जो चौधरी चरण सिंह ने किसानों की लड़ाई को बढ़ाया तो अब इनके लिए इतनी आसान नहीं है। जयंत जी को इतनी आसान वो किसानों की लड़ाई नहीं है। और जो छोटे छोटे दल भाजपा में गए, उनका हाल देख लीजिए, कहीं के नहीं रहे। पूरे देश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। जब अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होगा तो जनता फिर सड़कों पर आएगी। और इसी खबर पर हमारे साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर उत्तर प्रदेश से अनिल पाठक जुड़ चुके हैं। जी अनिल पाठक जी, जिस तरह से शिवपाल सिंह यादव का ये बयान सामने आया है, साफ तौर पर जयंत चौधरी को एक बार फिर से समझने की बात उन्होंने कही है और दूसरी तरफ ये भी कहा है कि अल्पसंख्यकों पर पूरे देश में अत्याचार हो रहा है।
बेशक प्रियंका जी, उत्तर प्रदेश की सियासत जो है इस समय गर्मा गई है। जब से चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का घोषणा हुई है, तब से समाजवादी पार्टी में एकदम खलबली मच गई है। इस तरह की चर्चा है कि 12 तारीख को ऐलान हो जाएगा रालोद और भाजपा के गठबंधन का। एनडीए का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो एनडीए में शामिल होते जा रहे हैं। अब कोई भी ऐसा क्षेत्रीय दल नहीं है कि जो एनडीए के लपेट में ना हो। केवल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ही इंडिया गठबंधन में है, जबकि बसपा जो है उसने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से बसपा ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, लेकिन आरएलडी और एनडीए के गठबंधन को लेकर लंबे समय से जो खबरें आ रही थी, अब माना जा रहा है कि 12 फरवरी को चौधरी अजीत सिंह की जयंती के दिन इसका ऐलान हो सकता है। क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए, 3 दिन पहले ही ओम प्रकाश राजभर ने, जो घटक दल हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने मीडिया के सामने कहा था कि 12 तारीख को राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा के गठबंधन का ऐलान हो जाएगा। और वही बात इस समय मीडिया की सुर्खियों में है। अंदर खाने में भी ये बात आ रही है कि चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा के गठबंधन का ऐलान हो जाएगा। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से आरएलडी को लेकर अब 12 फरवरी का इंतजार किया जा रहा है, दूसरी तरफ जयंत चौधरी का जिस तरह से बयान सामने आया है कि भारत रत्न उनके दादा को यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को देकर बीजेपी ने उनका दिल जीत लिया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात करें या ब्रजेश पाठक की बात करें, जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं, अब बात सिर्फ औपचारिक ऐलान की रह गई है। देखिए प्रियंका, जयंत चौधरी ने एक तरह से खुला मैसेज कर दिया है, खोल दिया है। सियासत के जितने पत्ते हैं उन्होंने खोल दिए हैं। उन्होंने आज संसद में भी कहा है कि मोदी जी में, प्रधानमंत्री जी में चौधरी चरण सिंह की झलक दिखती है। और भारत रत्न के ऐलान पे कहा था कि मोदी जी ने तो दिल जीत लिया। एकदम साफ है कि उनका रुख किधर है। अब इसको अखिलेश यादव भी जान चुके हैं और कांग्रेस पार्टी भी जान चुकी है। उत्तर प्रदेश नहीं, देश की सियासत में ये साफ हो चुका है, केवल औपचारिकता बची है ऐलान की। और वो भी ऐलान की टाइमिंग बहुत अच्छी है। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर ऐलान होगा और वो भी इस रूप में होगा कि भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के रूप में होगा। और ऐलान की बस चंद्र 48 घंटे बचे हुए हैं सियासत को पूर्णतया करवट लेने में। जी बिल्कुल, तो एक तरफ एनडीए और आरएलडी के बीच जो खिचड़ी पक रही है उसका नतीजा जल्दी सामने आने वाला है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की बात करें तो बयान तो सामने आ रहे हैं, लेकिन शिवपाल यादव के इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? अभी भी उन्हें कहीं ना कहीं उम्मीद है और वो कह रहे हैं कि समझना चाहिए। देखिए प्रियंका, शिवपाल यादव जी के पास अब कुछ कहने के लिए सियासत करनी है तो जाहिर सी बात है, जनता की बात करेंगे, लड़ाई की बात करेंगे। लेकिन दलों की अगर बात करें तो उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी पड़ रही है। इंडिया गठबंधन के जो दल हैं, जो शामिल हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, केवल 2 ही दल हैं अभी इंडिया में। और अखिलेश यादव भी इसको पीडीए कहते हैं और शिवपाल यादव भी पीडीए कहते हैं। अभी तो कांग्रेस और सपा में भी अंदर अंदर द्वंद्व चल रहा है सीटों को लेकर के। अब सियासत किस करवट बैठती है, हो सकता है कि इंडिया गठबंधन को लेकर के भी संशय बना हुआ है, दरार पड़ी हुई है। तो इसलिए देखिए क्या खेल हो जाए उत्तर प्रदेश में। ये पल पल समीकरण बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं। जी बिल्कुल अनिल जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।